हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और ये हमारी पूरी साइंस की टीम। और हम क्या बोल रहे हैं आपसे? तो हम बोल रहे हैं हम होंगे कामयाब कहां पर? अपने एग्जाम्स में। अगर आपने ठीक उसी तरीके से प्रैक्टिस की जैसा कि हम सब आपको गाइड कर रहे हैं तो आपको कैसे देखनी है सीरीज? तो आपको मालूम है कि हम मैथ्स को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम मैथ्स की सारी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जो कि हमें शिवानी मैम समझा रही हैं, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। देन हम आ रहे हैं आरडी शर्मा पे। तो आरडी शर्मा के भी भाई सारे कॉन्सेप्ट अगर कुछ बच जाते तो वो भी सब हम देखते हैं यहाँ पर और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंपॉर्टेंट वाले, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहते हैं। तो कहां तक पहुंच गए थे हम? तो इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एरिया अंडर कर्व्स हमने कर लिए थे खत्म। अब हम आ चुके थे डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो इसके भी कुछ वीडियोस आपने देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे तो पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, क्योंकि भाई यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स में सारे वीडियोस देखना टोटली फ्री है। हमारे यहां पर ऐसा नहीं होता कि पहला वीडियो आप देखिए उसके बाद पैसे देंगे तभी दूसरा वीडियो देखने को मिलेगा। ये तो आप जानते हैं ना बात। ऐसा पूरा जो प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स का, ऐसा कोई दूसरा नहीं है दुनिया में जहां पर आपको इतने डेडिकेटेड टीचर्स मिलते हैं जो हर तरीके से आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और मनी इन्वॉल्व नहीं है यार, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम कहां पे पहुंच चुके थे? हम पहुंच चुके थे डिफरेंशियल इक्वेशंस में। और डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे सॉल्व। तो वहां पर हमें फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, डिग्री क्या होता है ये भी पता है, उसके बाद लीनियर कौन सी होती है, नॉन लीनियर कौन सी होती है भी पता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सब कुछ जानते हैं हम। अब कहां पर आ रहे हैं? तो भाई अब आता है इसका मेन पोर्शन। ठीक है, मेन पोर्शन मतलब इससे पहले वाले भी काफी अच्छे पोर्शंस थे भाई, वो भी बहुत काम के हैं, लेकिन यहां पर अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें डिफरेंशिएशन से ज्यादा इंटीग्रेशन का यूज होगा। मतलब ऑलमोस्ट अब आपको इंटीग्रेशन का ही काम करना है यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज यहां पर क्या बोली जा रही है तो वो देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले तो बताऊं भाई फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो यहां पर आप बोलोगे अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड first degree consists of a dependent variable। ये पता है ये आपको, वैसे सब कुछ अपन लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है। a dependent variable an independent variable and a differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable। WRT का मतलब with respect to independent variable। तो यहां पर हमारे पास क्या है? तो आप बोलोगे कि भाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं अगर आपको यहां पर dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वेयर एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई किसी का भी हो सकता है। ठीक है, या तो इस फॉर्म का हो या फिर ऐसा हो भाई dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन जाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। कोई भी नाम दे दो फंक्शन के, कोई दिक्कत नहीं है। इनके रेशियो का भी हो सकता है भाई, एक्स और वाई में कोई फंक्शन से दो। तो बेसिकली क्या बोल रहे हो आप? यहां पर ये जो पूरी इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, वो किस फॉर्म में होगी? तो वहां पर एक फंक्शन होगा एफ जिसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा और डी वाई बाय डी एक्स भी होगा। फर्स्ट ऑर्डर का, फर्स्ट डिग्री का dy बाय डी एक्स का ऑर्डर क्या है? 1 है। और अगर ये आ रहा है कहीं पर सिर्फ dy बाय डी एक्स लिखा हुआ आ रहा है तो उसकी डिग्री भी कितनी है? 1 है। ठीक है, तो इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन अगर कहीं पर मिलती है आपको तो वो कैसी होगी? तो वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और हम जानते हैं इस बात को यार, करके देखा हुआ है हमने सारी चीजें, तो बहुत भारी कोई चीज है नहीं। फर्स्ट ऑर्डर
मतलब अगर मैं ये सब चीजें नहीं भी लिखता और आपसे पूछता कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ जिसका ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो, तो आप बहुत इजीली बना देते। ठीक है, तो उसके बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, यहां पर कुछ ही मैंने लिखे हैं, बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है लेकिन इसका, तो यहां पर एक चीज और बोल रहे हैं, क्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, यह भी आपको मालूम है। क्या मालूम है कि अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है भाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, या ऐसा समथिंग कुछ भी है, y इज इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या समझोगे कि ये जो चीज है dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो आपको ये मालूम है कि कोई कर्व है, अगर किसी पॉइंट पर मैं इसका स्लोप निकालने जाऊं तो वो कैसे निकलता है, ये जो स्लोप है ये कैसे निकलता है, तो स्लोप का मतलब सॉरी इस कर्व की टेंजेंट निकालने जाऊं तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही होता है क्या, dy बाई डी एक्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है अपन को, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर का, ये पता ही हमको। यहां पर अगर मैं इसके पॉइंट के कोई भी कोऑर्डिनेट्स डाल दूं तो वहां पर उस पॉइंट पर कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसकी स्लोप क्या आएगी वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो सॉल्यूशन की बात हो रही है ना यार, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले की जो चीजें थी वो तो हमें मालूम है। अब इसका सॉल्यूशन जो होता है जरूरी नहीं है क्या कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन कर ही पाओ, उसको एक सर्टेन फॉर्म में होना चाहिए तब जाकर आप उसको सॉल्व कर पाओगे, और अगर उस फॉर्म में नहीं है तो उस फॉर्म में होने लायक वो इक्वेशन होनी चाहिए, तब जाकर उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाओगे। अब कौन कौन से फॉर्म होते हैं और कौन कौन से फॉर्म नहीं होते हैं वो अपन देखेंगे आगे कि किसको हमें सॉल्व करना और सॉल्व करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे, टेंशन मत लो आप। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर क्या है, अगर मैं बोलता हूं आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, किस तरीके की है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप बोलोगे dy इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स बोल देंगे हम। ठीक है, एंड दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इस फॉर्म की है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, तो इसको कैसे करोगे भाई, अब एफ ऑफ वाई को अगर इंटीग्रेट करना है तो वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं तो dx को भले ही वहां पर भेज दो, एफ ऑफ वाई को यहां लेकर आ जाओ, तो dy अपॉन एफ ऑफ वाई कर देंगे एंड dx का इंटीग्रेशन, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई इंटीग्रेट हो जाएगा और dx भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इन फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, इस फॉर्म में नहीं है और इस फॉर्म में है भाई dy, इसको बोलते हैं, मैं बता रहा हूं कौन सा फॉर्म, थर्ड है अपना, कुछ इस तरीके का, जरूरी नहीं एग्जैक्ट यही वे हो लेकिन कुछ इस तरीके का हो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। तो यहां पर क्या कर लोगे आप, एफ वाई को dy के साथ, dx को एफ ऑफ एक्स के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई dy इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स dx। यहां पर हर रिस्पेक्टिव वेरिएबल अपने रिस्पेक्टिव ऑपरेटर के पास पहुंच गया है, मतलब y जो है वो dy के पास, x जो है वो dx के पास पहुंच गया है, मतलब यहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो इजीली सेपरेट हो चुके हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो यहां पर एक ये वे हुआ, एक ये वे हुआ, एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, और कुछ ऐसे होते हैं, अब देखेंगे इसके आगे हम अच्छे से, अभी तो सिर्फ अपन थोड़ा सा लिस्ट कर रहे हैं इन सबको ताकि हम लोग को पता चले कि आगे क्या करने वाले हैं हम। ठीक, कुछ ऐसे होते हैं जो वेरिएबल सेपरेबल होते नहीं शुरुआत से,
बट उनको वेरिएबल सेपरेबल बनाया जा सकता है, तो उनको बोलते हैं रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो कुछ कैसे होते हैं भाई, जो वेरिएबल सेपरेबल होते नहीं है शुरुआत से, बट उनको वेरिएबल सेपरेबल बनाया जा सकता है, यानी कि y वालों को y के साथ अलग और x वालों को x के साथ अलग करने की कुछ जुगाड़ तो वहां पर हमारी जम सकती। और क्या होता है भाई, तो अब क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और किस अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन मेथड्स हैं। अभी हमको कहां से स्टार्ट करना है, तो अभी हमें इस वाले फॉर्म को देखना है, देन इस पे आएंगे, देन इस पे आएंगे, देन इस पे आएंगे, देन होमोजीनियस पे जाएंगे। ठीक है, तो इतनी ही चीजें अभी देखते हैं पहले जल्दी से कि क्या क्या क्वेश्चंस करने, कैसे करने हैं। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल्स टू f of x। तो यहां पर आपको पता है भाई कि इसको करने के लिए क्या करोगे आप, तो dx को वहां पर कर दोगे, क्या कर दोगे, dy by dx इक्वल्स टू आप लिखोगे f of x इंटू dx। इसके बाद क्या करोगे, ये f of x इंटू dx नहीं, dx को वहां भेजोगे तो dy इक्वल्स टू f of x dx बोल दोगे और इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे। तो यहां पर भाई dy इक्वल्स टू f of x dx का इंटीग्रेशन। अब मान लो f of x का जो इंटीग्रेशन है वो g of x आता है, तो इसका आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू g of x प्लस c। इन लोगों का क्या है भाई, हाँ ठीक है, इनने कुछ नहीं बोला, मैंने यहां पर बोल दिया कि f of x जो है वो मान लो उसका इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ रहा है, g of x। तो आपने बोल दिया कि इसका फाइनल आंसर आएगा y इज इक्वल टू gx प्लस c, जहां पर c क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब आते हैं भाई क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखो, देखकर बताओ कि क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो आप बोलोगे सर बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने इतने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हर टाइप के क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किए हैं। तो इंटीग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे चूकना नहीं चाहिए भाई वो। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है, बट यहां पर से आपका पूरा काम जो चालू हो रहा है वो किसका चालू हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का। तो अगर आपसे इंटीग्रेशन करते आता है तो यहां पर इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो यहां पर आप लिखोगे dy इज इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जो dx है ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर dx से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट होगा भाई यहां पर dy और यहां पर इंटीग्रेशन होगा किसका, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। dy का इंटीग्रेशन y और यहां पर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। अब मेन तो ये है भाई। ठीक, तो क्या कर सकते हो आप, यहां पर क्या कर सकते हो, तो आप बोलोगे क्यों ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दें यार। ठीक है, मैं बोलता हूं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने पुट कर दिया t, दोनों साइड डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मैं बोलता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा dt बाई dx, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, तो ये आ गया 2x इक्वल डी टी बाई डी एक्स, dx को ऊपर चढ़ा लो तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, या dx की वैल्यू आ जाएगी भाई dt बाई 2x। तो अब क्या करोगे आप, यहां पर ये जो अपना इंटीग्रेशन है पूरा, वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t पुट कर दो, dx की जगह dt बाई 2x पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल्स टू x, तो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है, dx की जगह dt बाई 2x और t, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने t पुट कर दिया, x से x कैंसिल, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू, यहां 1/2 जो है dt अपॉन 2 को आप बाहर ले लोगे तो 1/2 dt अपॉन t।
1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत ईजी है, इसका तो फॉर्मूला ही मालूम है हमें, क्या होता है? log t। तो यहां पर लिख दो y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ t प्लस c। इनडेफिनेट इंटीग्रल है, c वापस आएगा भाई, है ना। अभी तक डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे थे, c की आदत छूट गई थी। बट इनडेफिनेट है, तो जहां पर भी इनडेफिनेट इंटीग्रल आएगा c की वापसी होगी, तो द रिटर्न ऑफ c। ठीक, अब log t को क्या बोलोगे? तो कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि जो लिखा हुआ है वही लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो अपने मन से नहीं बोलेंगे। तो t कितना है? x² + 1। तो यहां पर आंसर आएगा y इज इक्वल टू हाफ log x² + 1 + c। तो ये इक्वेशन ही सॉल्यूशन है किसका? dy अपॉन dx इक्वल टू x अपॉन x² + 1 का। ये सॉल्यूशन है। क्लियर है? क्या किया यहां पर आपने? तो सबसे पहले ये जो dx नीचे लिखा हुआ था इसको उधर पर लेकर चले गए, क्योंकि यहां पर x के रिस्पेक्ट में हमें एक फंक्शन मिल रहा था जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो वहां पर ऑपरेटर हमें dx चाहिए होगा। तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया। और यहां पर जब इंटीग्रेशन करने आए हम, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना x² + 1 को t पुट कर दूं। और जैसे ही x² + 1 को मैंने पुट किया t, तो 2x जो है वो dt/dx आ गया, और यहां से dx की वैल्यू है dt/2x। तो dx की जगह dt/2x रख दिया, x तो वहां पर वैसे का वैसा पड़ा हुआ था, x² + 1 की जगह t रख दिया, x से x कैंसिल, 1/2 को बाहर किया। dt/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t, तो इसको log t + c लिख दिया, हाफ log t + c, और t की वैल्यू डाल दी x² + 1। तो फाइनल आंसर आ रहा है हाफ log ऑफ mod x² + 1 + c। क्लियर है? आगे चलते हैं। ओके, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है भाई। यहां पर अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? dy/dx इक्वल्स टू sin³ x cos² x प्लस x e⁻x। तो यार ये तो दो फंक्शंस हैं, और दोनों फंक्शंस में भी दो फंक्शंस हैं। मतलब ये दो फंक्शंस हैं, और इसमें भी दो फंक्शन, इसमें भी दो फंक्शन है, मतलब टोटल 4 फंक्शन है। इतना इंटीग्रेट करवा रहे हैं अपन से। इंटीग्रेशन से इन लोगों का पेट नहीं भरा। डिफरेंशियल इक्वेशन नया चैप्टर स्टार्ट किया, तो उसमें तो इंटीग्रेशन मत दो, डिफरेंशिएशन करवा लो भाई। लेकिन नहीं, उसमें भी इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, बोला तो कर देंगे, आता है हमको अच्छे तरीके से। तो dx को वहां लेकर जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा dy इक्वल्स टू sin³ x cos² x x e⁻x dx। अब क्या बोलोगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू, यहां पर हो जाएगा sin³ x cos² x dx प्लस x e⁻x dx, और इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, और dy का इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्टली y लिख दिया। यहां पर कोई सांप वाप बनाकर मैं dy को अलग से इंटीग्रेट नहीं करके बता रहा, ठीक है। सांप मतलब है इंटीग्रेशन के साइन यार, अपना इतना तो समझ ही जाते होगे ना आप लोग, ठीक है। अब क्या है? sin³ x cos² x कैसे इंटीग्रेट करोगे? x e⁻x कैसे इंटीग्रेट करोगे? तो यहां पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर तो भाई आइलेट रूल लगा दोगे आप, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, और x इंटू e⁻x का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हम कर ले जाएंगे। लेकिन sin³ x और cos² x का इंटीग्रेशन कैसे दोगे? तो वो देने में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आइलेट वाइलेट रूल नहीं लगेगा, लेकिन लगा लोगे आराम से आप। कैसे? तो आप यहां पर बोलते हो उसको, सबसे पहले मैं अलग अलग करता हूं ना, इसको मैं I1 बोलता हूं, इसको मैं I2 बोलता हूं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके फिर फाइनली यहां पर मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। तो I1 कितना आ रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ sin³ x cos² x, तो इसको मैं लिखता हूं sin x इंटू sin² x इंटू cos² x dx। I1 इक्वल्स टू आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin² x को आप लिखोगे 1 माइनस cos² x इंटू cos² x dx। अब 1 माइनस cos² x हर जगह, लेकिन यहां पर sin x है यार, तो इसको हटाना पड़ेगा हमें। तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं यहां पर बोलूंगा कि क्यों ना cos x को मैं t पुट कर दूं। बढ़िया आइडिया है ना, अगर cos x को t पुट कर दूंगा तो क्या होगा? तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x हट जाएगा। तो यहां पर आप लिखोगे I1 इक्वल्स टू नहीं, पहले आप लिखते हो लेट cos x इक्वल्स टू t
अब दोनों साइड क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप बोलते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो अब क्या करोगे आप भाई, यहां पर आपके पास माइनस साइन एक्स की वैल्यू आ गई है डी टी बाय डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी बाय साइन एक्स। तो यहां पर dx की जगह पुट कर देते हैं माइनस डी टी बाय साइन एक्स, तो इस साइन एक्स से वो कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे t पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू, ये साइन एक्स को मैं उधर ही लिख देता हूं, साइन एक्स इंटू dx की जगह क्या लिख रहा हूं, माइनस डी टी बाय साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, माइनस डी टी का माइनस में बाहर ले लेता हूं, तो I1 आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो उसको मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। अब क्या करोगे, तो इसको इंटीग्रेट करो भाई, तो आ जाएगा I1 माइनस ऑफ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाय 3, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 5 बाय 5। ठीक है, माइनस को अंदर भेजो, तो I1 हो जाएगा माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, टी की पावर 5 बाय 5 माइनस टी की पावर 3 बाय 3, और टी की वैल्यू क्या है, तो टी आपने cos x को पुट किया है, तो I1 आ जाएगा cos की पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos क्यूब x अपॉन 3। चलो भाई, I1 का केस खत्म होता है, अब आते हैं I2 पर। I1 खत्म, I2 शुरू। तो I2 कितना है, तो x e की पावर x है। ठीक, इसको भी कर लेते हैं इंटीग्रेट, तो इसमें कोई बड़ा भारी रॉकेट साइंस लगने वाला है क्या, तो आप बोलोगे नहीं लगने वाला, बिल्कुल भी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि आइलेट रूल लगने वाला है। यहां पर आप क्या बोलने वाले हो, आप बोलोगे भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना साथ में, तो उसको तो कभी फर्स्ट फंक्शन मानोगे नहीं, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे आप, x को, तो यहां पर आप बोलते हो ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, और हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन बाय सेकंड फंक्शन जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हो, तो आप लिखते हो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो यहां पर इसमें भी लगा लो भाई, तो क्या आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। और e की पावर x की खासियत यही है कि चाहे कुछ कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, e की पावर x का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, वो वही का वही रहता है भाई, बहुत ही पावरफुल फंक्शन है ना। तो यहां पर आप बोलोगे ये आएगा x e की पावर x माइनस, ये डिफरेंशिएट करोगे तो x ही आएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन अगेन x e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, x का इंटीग्रेशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ना, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1, e की पावर x बचा, उसका इंटीग्रेशन अगेन कितना हो जाएगा e की पावर x। तो I2 आ रहा है इतना, मिलाकर लिख दो भाई पूरा का पूरा कि y कितना आएगा, तो y आएगा I1 प्लस I2, तो y आएगा आपका cos की पावर 5x बाय 5 माइनस cos क्यूब x बाय 3 प्लस x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। तो ये आया आपका फाइनली द फाइनल आंसर। तो क्लियर है क्या किया आपने इसमें, क्यों किया आपने इसमें, कैसे किया आपने इसमें, तो देखते हैं भाई एक बार। आपको क्या बोला था, dy बाई डी एक्स ऑफ इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। तो आपने बोला ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, हमें dx को वहां भेजना है, ये दो फंक्शन है, इनका इंटीग्रेशन करना है।
तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपने बोला कि इसको I1 ले लेते हैं, इसको I2 ले लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपने साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखा, साइन स्क्वायर एक्स को आपने कॉस में कन्वर्ट किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को टी पुट कर दिया तो साइन एक्स जो है वो माइनस के साथ यहां पर गायब हो गया, माइनस आ गया और साइन एक्स गायब हो गया, डी टी आ गया उसकी जगह, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आपने टी स्क्वायर रख दिया क्योंकि टी पुट किया था कॉस एक्स को। तो आपके पास इक्वेशन बची माइनस का 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नॉर्मली इंटीग्रेट किया तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, वही फॉर्मूला लग गया। t की पावर 5 माइनस t की पावर 3, t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस t की पावर 3 अपॉन 3 आया, t की वैल्यू cos x पुट कर दी। उसके बाद सेकंड पर आया अपन I2 पर, तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा क्योंकि दो अलग अलग फंक्शंस हैं, और आइलेट रूल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x को अपन सबसे लास्ट में फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, तो यहां पर तो नहीं मानना है। फर्स्ट फंक्शन हमने एल्जेब्रिक को माना जो कि x है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन, इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड की जगह x और e की पावर x रख दिया, और इसका जो आंसर आया वो आया x e की पावर x माइनस e की पावर x। दोनों ही इंटीग्रल्स को हमने मिलाकर लिखा, एक c ऐड कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये मत सोचना कि c इसका आया कि इसका आया, भाई दोनों को मिलाकर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आया है, ठीक है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, बल्कि इनसे भी और अच्छे क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करके देखो। तो आई होप बन तो गया होगा ये क्वेश्चन आप लोगों से, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट वैसे ही, मतलब पूरा नहीं बोलो आप, तो ऑलमोस्ट लगभग वैसा ही है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे भाई, डी वाई को तो ऐसे ही लिखे रहने देंगे, dx को यहां पहुंचा देंगे, सारे x के फंक्शन से, यहां पर एक कांस्टेंट है मान लिया, बट उसका भी इंटीग्रेशन करोगे dx के फॉर्म में तो x आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबको अलग अलग लिख देता हूं ना मैं, x e की पावर x dx, या चलो ठीक है अलग अलग अभी मत लिखो भाई, अभी एक साथ लिख दो, -5/2 cos स्क्वायर x और dx सबके साथ। अब आप क्या बोलते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, यहां पर x e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा अलग, -5/2 का इंटीग्रेशन होगा अलग, प्लस cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी होगा, अरे भाई अलग, ठीक है। अब सबका अलग अलग हो रहा है ना, तो बोलना चाहिए था ना अलग इसका भी। अब क्या करना है आपको, तो कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना, तो यहां पर आपको पता है कि यहां पर तो भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि x और e की पावर x दोनों फंक्शंस हैं, ये कांस्टेंट है तो डायरेक्टली हो जाएगा, बट अभी इसको रहने देना ना, कांस्टेंट को अभी रहने देना, क्यों, क्योंकि आपको पता है cos स्क्वायर x की आपको कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, किसके टर्म्स में, हम जानते हैं कि हमारे पास अगर sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x टाइप का कुछ आ जाता है तो उसकी वैल्यू हमें इन द टर्म्स ऑफ cos 2x पुट करनी पड़ती है, क्योंकि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते। तो आप बोलोगे cos 2x के टर्म में cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, तो cos स्क्वायर x होता है cos 2x प्लस 1/2, cos 2x प्लस 1/2, ठीक है, क्योंकि भाई cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x -1 को वहां भेजोगे तो cos 2x प्लस 1 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दोगे। तो यहां पर cos स्क्वायर x की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो या तो y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx को भी रहने दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5/2 dx को भी अभी रहने दो फिलहाल के लिए, प्लस cos स्क्वायर x को आप बोलोगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस 1/2 dx। ये कैसे हो गया, तो भाई यहां से 1/2 अलग ले लिया और cos 2x/2 को अलग ले लिया आपने, cos स्क्वायर x की जगह ये दोनों पुट कर दिया, और इसलिए मैंने -5/2 को अभी इंटीग्रेट करने को मना किया था, एक साथ कर लेना ना बाद में, दोनों को ऐड कर लो, -5/2 और 1/2 दोनों कांस्टेंट है, तो 1/2 - 5/2 कितना हो जाएगा, तो 1/2 - 5/2 कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 1/2 - 5/2 तो हो जाएगा 2 - 10, सॉरी कहां से 2 - 10, कुछ तो भी कर रहा हूं मैं, 1 - 5/2 मतलब -2, -4/2 है ना, -2 हो जाएगा ना, वैसे भी 5/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो यार, -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा वो, ठीक है, बट 5/2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन। तो अब कर दो इसको इंटीग्रेट, x e की पावर x dx प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस
टू डी एक्स। एक्स ई की पावर एक्स, आपको पता है भाई फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो वो होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब क्या बोलोगे आप? तो अब आप बोलोगे कि यहां पर फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, क्योंकि भाई ई जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको तो फर्स्ट बनने का कोई हक ही नहीं बेचारे को। दूसरा कौन सा है, एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक को आपने फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स। सबको अलग अलग कर लेता हूं ना, पहले मैं इसको बोलता हूं I1, इसको बोलता हूं I2, इसको तो क्या बोलना I3 Y3, -2x आ जाएगा वो तो तुरंत ही, तो क्यों उसको कुछ इतनी वैल्यू देना, 2 मिनट में आ जाएगा, उसको रहने दो, कुछ मत बोलो। ठीक है, भाव बढ़ जाएंगे जबरदस्ती उसके। तो I1 पहले निकालते हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन होता है ना, सेकंड इज, ओए मैंने उल्टा ही लिख दिया क्या पूरा, हाँ यहां पर उल्टा लिख दिया है, यहां फर्स्ट यहां सेकंड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा था, एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या था, ई की पावर एक्स डीएक्स, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स, बिकॉज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब सेम होता है, क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही हो जाता है, और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है। तो 1 तो 1 ही है भाई, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाएगा, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, जो कि अगेन क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो यहां हो जाएगा एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स, ये आ गया आपका I1। इसके बाद आपको चाहिए I2, तो I2 है हाफ cos 2x, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। तो इसमें तो कुछ नहीं सोचना यार, हमें पता है कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, वो भी पॉजिटिव का, इसमें तो cos सीधा चलता थोड़ा इंटीग्रेशन में। ठीक है, बट यहां पर क्या है, cos 2x है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन के केस में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 sin 2x by 2, मतलब कि 1/4 sin 2x। ठीक है, तो यहां पर अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, तो x e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, मतलब यहां पर मैं बोलता हूं इंटीग्रल I जो था वो था I1 प्लस I2, इसको मैं I3 नहीं बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए, इसको मैं लिखता हूं सीधे -2x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x, I3 बोल दूं, चलो बोल देते हैं यार, तुमने बोला तो बोल देता हूं I3, I1 प्लस I2 माइनस I3, आप लोग बोल रहे हो बेचारे को इज्जत देने को, तो मैं दे देता हूं। I3 कितना है, तो वो 2x है भाई, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और 2 पहले से तो -2x हो जाएगा। ठीक, I1 कितना है, सबसे पहले तो भाई I1 देखते हैं, I1 ही सबसे टेढ़ा है, x e की पावर x माइनस e की पावर x, तो यहां पर लिखता हूं मैं x e की पावर x माइनस e की पावर x। I2 कितना है, तो I2 है 1/4 sin 2x, मतलब sin 2x by 4, sin 2x by 4 लिख देता हूं, माइनस I3 कितना है, तो I3 है 2x और प्लस c, तो ये आ गया आपका पूरा इंटीग्रल y था ना, ये तो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ रही थी ना, y था अपना क्या, I1 प्लस I2 माइनस I3। क्लियर है, तो क्या किया इस क्वेश्चन में आपने शुरुआत से, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर x माइनस 5/2 प्लस कॉस स्क्वायर x था, dx को वहां पर भेजा, सबको x के टर्म्स में आपने इंटीग्रेट किया, तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट रूल लगाना पड़ा, -5/2 के साथ तो x हो जाएगा, cos स्क्वायर x जो है उसको आपने cos 2x के टर्म्स में cos 2x प्लस 1/2 लिखा। ठीक है, 1/2 को अलग ले लिया, 5/2 के साथ तो वहां पर -2 आ गया, और cos 2x/2 को अलग ले लिया, आपने फिर अलग अलग इंटीग्रेट किया सबको, तो x e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आया, तो भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स हुआ, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ
फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना हो गया 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x का इंटीग्रेशन अगेन कितना हो गया e की पावर x, और फिर से e की पावर x का इंटीग्रेशन होकर e की पावर x। बड़ा ही शानदार फंक्शन लगता है यार ये। ठीक, ये आ गया अपना फर्स्ट इंटीग्रल। सेकंड इंटीग्रल आपको cos 2x by 2 का इंटीग्रेशन करना था, तो आपने क्या लिखा, उसका इंटीग्रेशन 1/2 sin 2x by 2, जो भी कोफिशिएंट था उससे आपने डिवाइड कर दिया, और cos का नॉर्मल इंटीग्रेशन sin होता तो sin 2x लिख दिया। ये आ गया sin 2x by 4। और जो थर्ड इंटीग्रल था अपना वो तो कुछ था ही नहीं, -2 dx था, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो वहां पर पहुंचा दिया है आपने, और ये आपका टोटल आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, तो अब ये थोड़ा सा ना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यहां पर आप ये समझ सकते हो। और यहां पर ये जो y की मतलब जो y है अपना, जो इसको सॉल्व करने के बाद ये इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं अपन, तो y की वैल्यू आती है, इससे पहले वाले में भी आया था। ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन निकल कर आता है, जो कि होता है y की, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। तो यहां पर आपको y ऑफ -1 की वैल्यू 0 दी हुई है, तो ये होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यहां पर भी। बट इससे हमें क्या लेना देना है, ये क्यों काम करेगा हमारे लिए, किस काम का है ये, तो यहां से हमको जो हमने इससे पहले c की वैल्यू नहीं रखी है ना कहीं पर भी, तो वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट ही चल रहा है। बट अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू होती है तो हम उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप जानते हो, है ना। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, उस c की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है। क्लियर है? तो यहां पर मैं बोलूंगा भाई क्या, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, इतनी जो इक्वेशन है, और इसको भी भूल जाओ, y ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन है क्या है, x dy by dx प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 को वहां पर भेजते हैं, तो x dy by dx की वैल्यू हो जाती है -1। ठीक है, या आप क्या बोलोगे, dy हो जाएगा -1 इंटू dx अपॉन x। dx वहां पहुंच गया, x वहां पर पहुंच गया, तो -1 इंटू dx अपॉन x हो गया। हम क्या बोलते हैं अब भाई, x अपने dx ऑपरेटर के पास पहुंच चुका है, तो वो अपने सही ठिकाने पर है, मतलब इंटीग्रेट अब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन y, -1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। अभी तो 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सबको पता है, log x, लिख दो सीधे से। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log x प्लस c, माइनस ऑफ log x प्लस c। अब यहां पर c जो है ये हमें किसी भी कर्व की एग्जैक्ट इक्वेशन बताने से रोक लेता है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहां पर y की इनिशियल वैल्यू दी हुई है। क्या दिया हुआ है, y ऑफ -1 दिया हुआ है 0। तो आप क्या बोलोगे, y ऑफ -1 है 0, यानी कि यहां पर जो x है उसकी जगह जब मैं -1 पुट करूंगा तो वो कितना आना चाहिए, 0। तो आप बोला कि यार -1 तो लॉग में करते नहीं, तो तभी तो मॉड लगाकर रखा है ना यार यहां पर। तो यहां पर आप बोलोगे माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड -1 प्लस c कितना हो जाएगा, 0। फिर हो जाएगा माइनस ऑफ log 1 प्लस c इक्वल्स टू 0। बट हमें पता है क्या कि log 1 होता है 0, क्यों होता है देखा हुआ है हमने। ठीक है, कई सारे जहां पर भी आता है ना वहां पर मैं हमेशा ही बताता हूं, तो आप उन वीडियोस को अगर देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता है log 1 0 क्यों होता है। और अगर नहीं पता है मतलब आपने सारे वीडियोस ढंग से नहीं देखे हैं, तो आप देखो। और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पर आप लोग बोलते हो, कई स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि वीडियो बनाना, तो मैं जरूर बनाऊंगा। एक बार थोड़े से अपन इन क्वेश्चंस को कर लें खत्म, उसके बाद मैं प्रॉपर्टी ऑफ लॉग पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं ग्राफ्स पर भी वीडियो बनाऊंगा। सब जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ग्राफ्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सब पर बनेगा, टेंशन नहीं लेना है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। हर तरीके की चीजों का सॉल्यूशन, हर टाइप की बुक्स का, हर तरीके के कोर्सेज आपको सब यहीं पर मिलेंगे, वो भी फ्री। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बोला, माइनस log 1 है, log 1 को क्या बोलते हो आप, 0। तो ये 0 हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका, c इक्वल्स टू 0 भाई। ठीक है, क्या किया आपने, x dy by dx प्लस 1 इक्वल टू 0 था, y ऑफ -1 कितना था, 0 के इक्वल आ रहा था। तो आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम क्या करते हैं, x dy प्लस dx को -1 के इक्वेट करते हैं, देन dx को वहां पर पहुंचाते हैं और x को भी वहां पर पहुंचाते हैं, अपने अपने साइड पर वेरिएबल आ गए हैं। ठीक है,
x को हम सिर्फ dx के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, और y तो फिर अकेला ही है dy, कर लो इंटीग्रेट। हमने इंटीग्रेट किया तो वहां पर dx बाय x का आंसर आया log ऑफ मॉड x प्लस c भी आया, बट हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है y ऑफ -1 की, ठीक है। तो हमने क्या देखा यार, यहां पर जब मैं y में x की जगह -1 पुट करूंगा तो वो 0 आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां जो x है इस मॉड x में आपने -1 पुट किया। वैसे तो हम घबरा जाते हैं कि भाई लॉग के अंदर माइनस हमको नहीं डालना है, लेकिन मॉड x था ना वो, तो मॉड x से बाहर वैल्यू आएगी तो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो लॉग ऑफ 1 कितना होता है, तो सब जानते हैं लॉग ऑफ 1 होता है 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हमारा जो कर्व की इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, तो कर्व की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ मॉड x। बस यही आपका आंसर है, इसमें c लिखने की जरूरत नहीं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ की जो भी होंगी वहां से c गायब हो जाएगा, भले ही आप इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो, क्योंकि यहां पर कर्व की इक्वेशन आपको मिलनी है और आर्बिट्री कांस्टेंट जितने भी होते हैं सबकी वैल्यू आपको पता चलनी है, क्योंकि आपको इनिशियल वैल्यू दी हुई है। तो क्लियर है ये बात, क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भाई अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy बाय dx इक्वल्स टू fy, तो इसमें भी कुछ नया करना नहीं है आपको। जैसे कि वहां पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम fx को dx के पास लेकर जाते थे और फिर इंटीग्रेट कर देते थे, वैसे यहां पर भी क्या करना पड़ेगा भाई, जो dy है उसके पास fy को लेकर जाना पड़ेगा, मतलब fy को dy के पास dx को अलग कर दो और इंटीग्रेट कर दो। तो है सेम टाइप का ये क्वेश्चन। हमें इंटीग्रेशन में बस ये समझना होता है कि भाई अगर वेरिएबल x है तो वो, मतलब कहीं पर भी किसी फंक्शन में वेरिएबल x है तो वो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है, और y है तो dy के रिस्पेक्ट में। हमें ऑपरेटर वहां पर ध्यान पर रखना पड़ता है, ठीक है। अब यहां पर क्या है भाई, आपको बोला dy बाय dx इक्वल्स टू 1/y² प्लस साइन y। तो समझ में आ रहा है ना बहुत आसानी से, ये dy है, ये y² प्लस साइन y है, इसको उधर भेज दो। तो हम लिख सकते हैं, पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे dy बाय dx इक्वल्स टू 1/y² प्लस साइन y। साइन y को यहां भेजो, dx को यहां पर भेज दो, तो ये हो जाएगा y² प्लस साइन y dy इक्वल्स टू dx, ठीक है। अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बोल देता हूं, तो यहां पर y² प्लस साइन y जो है, dy के साथ y² को अलग ले लोगे और dy के साथ साइन y को भी अलग ले लोगे, ठीक है। तो मैं यहां पर बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ y² dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो अब इसमें से एक भी ऐसा इंटीग्रेशन नहीं है जो आपको ना बनता हो, मतलब देखकर आंसर देने वाला है ये, तो वहां से ही देखकर आंसर दे सकते थे वैसे तो आप, लेकिन फिर भी ठीक है, कर लिया अपन ने तो सॉल्व। y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर y की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा y की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस साइन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है माइनस का कॉस y। यहां पर साइन थोड़ा सा टेढ़ा चलता है ना इंटीग्रेशन के केस में, जबरदस्ती माइनस का साइन लेकर आता है, माइनस कॉस y इक्वल्स टू x प्लस c। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। अब आप लोगों में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ये सोचते होंगे भाई कि इंटीग्रेशन जब भी करोगे तो c तो हम हर जगह लगाते हैं, तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर भी इंटीग्रेशन किया, राइट हैंड साइड पर भी इंटीग्रेशन किया। अब इन विचारों ने क्या गलती कर दी थी जो इनके साथ c नहीं लगाया और x के साथ इंटीग्रेशन करने के बाद c लगाया। तो जिसको ये इस बात का आंसर पता है कमेंट सेक्शन पर बताए कि मैंने सिर्फ एक ही साइड c क्यों लगाया है, और जिसको नहीं पता है उसको मैं आंसर दे ही रहा हूं अभी। कमेंट सेक्शन में चेक करता हूं, आप सबको पता है भाई, जस्ट लाइक अ हॉक मैं सारे आपके कमेंट्स पर नजर रखता हूं, ठीक। तो आप जरूर बताएं कि जो c है ये क्यों लगाया गया सिर्फ एक ही साइड पर। तो आंसर इसका ये है कि बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है भाई। मान लो यहां पर एक कांस्टेंट आया होगा c1, तो आपने बोला कि y की पावर 3/3 माइनस कॉस y प्लस c1 इक्वल्स टू, इधर पर जो कांस्टेंट आया होगा वो c2 रहा होगा, तो x प्लस आपने c2 बोल दिया, c1 को भी वहां लेकर चले गए और इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो c2 माइनस c1 कुछ हो गया। अब भाई दोनों कांस्टेंट है तो दोनों का एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आंसर तो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो यहां पर उन दोनों के कंबाइंड कांस्टेंट को मैं क्या बोल देता हूं, c। चाहे वो ऐड हो रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों के क्या है, वो कॉम्बिनेशन है। तो मतलब यहां पर आपके दोनों साइड कांस्टेंट आते तो हैं, बट आपको दोनों साइड उसको रिप्रेजेंट करना, दिखाना जरूरी नहीं होता, इसलिए हम भले दोनों साइड क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन किसी एक साइड ही हम कांस्टेंट c को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आ रही बात समझ में? तो यहां पर आंसर कितना आएगा? तो आंसर आएगा भाई y क्यूब अपॉन 3 माइनस कॉस y इक्वल्स टू x प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आप इधर पे भी सी लिख सकते हो, उधर पे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर है। तो क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? तो ज्यादा कुछ खास किया नहीं। वाई स्क्वायर साइन वाई वाले को dy के साइड भेजा, dx को 1 के साइड भेजा, dx का इंटीग्रेशन x लिख दिया, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 और साइन y का माइनस कॉस y लिख दिया, क्योंकि यहां पर दोनों जगह dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, तो कोई परेशानी की बात थी नहीं। आंसर आ गया आपका। क्लियर करें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है भाई? तो ये भी इजी होगा। और यहां पर क्या बोला? सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इससे पहले भी हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम करी हुई है, ये भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो यहां पर क्या बोल रहा है? dy बाय dx प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और क्या गिवन है आपको? तो आपको गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां पर आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो देखो कि कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं। वाई स्क्वायर वाला जो हमारा पार्ट है उसको वाई के साथ मैं कैसे लेकर आऊं और dx को अलग कैसे करूं। तो सबसे पहले 2y स्क्वायर को मैं उधर पर भेज देता हूं, तो हो जाता है dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2y स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं? माइनस 2y स्क्वायर को इसके नीचे और dx को यहां पर भेज देता हूं, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू dx। अब y के साथ y वाला हमारा जो फंक्शन है वो आ चुका है और dx अकेला रह गया है बेचारा, तो उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन कहां है? अभी तो मैंने दोनों साइड इंटीग्रेशन बोला ही नहीं, साइन पहले लगा दिया। अब मैं क्या बोलता हूं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? -1/2 को आप बाहर ले लो, -1/2 आपने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन वाई स्क्वायर आपने बोला, तो यहां पर वाई स्क्वायर का सॉरी वाई स्क्वायर जो वो कहां पर है? डिनोमिनेटर में। ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? y की पावर -2, तो उसको आप बोलोगे -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर -2 dy इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना हम x। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहां पर? -1/2 इंटू y की पावर -2 का इंटीग्रेशन। तो क्या होगा y की पावर -2 का इंटीग्रेशन? तो आप बोलोगे y की पावर n होता तो उसका इंटीग्रेशन होता y की पावर n+1 अपॉन n+1। यहां पर y की पावर क्या है? -2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y की पावर -2+1 अपॉन -2+1 इक्वल्स टू x। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं भाई -1/2 इंटू वाई की पावर -2+1 हो जाएगा, y की पावर -1 अपॉन -2+1 हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल इक्वल्स टू x। अच्छा, प्लस सी भी बोलना है तो आपको बोल लेंगे अभी अपन, प्लस सी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से रखेंगे ना प्लस सी को। ठीक है, अब यहां पर ये हो जाएगा 1/2y इक्वल्स टू x। ठीक है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर? चलो 1/2y इक्वल्स टू x प्लस सी भी बोल दो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूं? इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, तो रेसिप्रोकल लेता हूं तो क्या हो जाता है? 2y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस सी। दोनों साइड मैंने क्या कर लिया? रेसिप्रोकल ले लिया। इसके बाद मैंने बोला y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस सी। y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ था आपको कि y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है, मतलब कि यहां पर f ऑफ 1 समझ लो इसको। जैसे कि मैं बोलता हूं f ऑफ x है आपका अगर कितना यहां पर 1/2 इंटू एक्स प्लस सी। तो अब अगर मैं आपसे बोलता कि f ऑफ 1 कितना होगा, तो x की जगह 1 पुट करते ना आप, तो वही होता है y ऑफ 1 भी। ठीक है, तो y ऑफ 1 मतलब कि इसका मतलब होता है कि जहां पर भी x है उसकी जगह आपको क्या पुट करना है? 1 पुट करना है। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1, तो वहां मैं पुट करता हूं आपको। y ऑफ 1 आपको दिया हुआ है 1। y ऑफ 1 क्या होगा? तो y ऑफ 1 मतलब x की जगह यहां पर 1 पुट कर दो, तो 1/2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 1।
और ये इनिशियल वैल्यू क्यों दी होती है आपको, तो आपको पता है ताकि हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, ताकि हम कर्व की एक अच्छी इक्वेशन बना सकें जहां पर सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक, तो यहां पर कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 1 प्लस सी को ऊपर भेजता हूं, 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को यहां पर भेजूंगा तो -1 हो जाएगा, तो 1/2 -1, तो सी की वैल्यू आ गई -1/2। कितनी आ गई सी की वैल्यू, -1/2। तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही थी, 1/2y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, या फिर 2y इक्वल्स टू 1/x प्लस सी। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2y, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और यहां बोलते हैं पुटिंग c इक्वल्स टू -1/2 इन इक्वेशन 1। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, c इक्वल्स टू -1/2 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/2। 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, 1/2x माइनस 1/2, या 2y इक्वल्स टू 2/2x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आएगा, y इज इक्वल्स टू 1/2x माइनस 1। और इसके आगे प्लस सी मत लगा देना, क्योंकि सी की वैल्यू तो निकाल कर आए हो आप। ठीक है, तो क्या किया आपने कर्व की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, शुरुआत से देखें एक बार हम, तो हमें दिया हुआ था dy बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल 0, और y ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई थी 1। तो हमने क्या किया भाई, इस 2y स्क्वायर को वहां पर भेजा, इसके बाद dx को इधर भेजा, -2y स्क्वायर को dy के अपॉन में लेकर आए, इंटीग्रेट किया दोनों साइड, तो y स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में ऊपर गया, तो y की पावर -2, उसका इंटीग्रेशन हो गया y की पावर -1/-1, ये माइनस कैंसल आउट हो गया। मतलब जो इक्वेशन बन रही थी वो 1/2y इक्वल्स टू x प्लस सी बोल दो, तो x प्लस सी बन रही थी। तो यहां पर हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाली, तो रेसिप्रोकल किया दोनों साइड, y की वैल्यू आ रही थी 1/2 इंटू एक्स प्लस सी। यहां पर मैंने क्या किया, अब इक्वेशन में, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ y ऑफ 1 कितना है, 1 के इक्वल, तो यहां पर y ऑफ 1 मैंने पुट किया, मतलब जहां पर x है उसकी जगह आपने 1 पुट किया, और इस पूरे को किससे इक्वेट करवा दिया, 1 से। तो c की वैल्यू जो निकल कर आई वो -1/2 निकल कर आई, हमने उस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, और इक्वेशन बन गई हमारे लिए y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1। तो क्लियर है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन अब आए तो आपसे बन जाने चाहिए, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस हैं ये। तो अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वेशंस इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है, ये किस तरीके का फॉर्म होता है भाई। तो यहां पर ऐसा अपन को x और y में एक इक्वेशन दी हुई होगी, कुछ ऐसी fx dx इक्वल g बाई dy, ऐसी नहीं भी दी हो, हमें कुछ ऐसा दिया हो भाई कि dx अपॉन dy, या dy बाई dx लिखो ना, dy बाई dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x अपॉन f ऑफ y, या किसी भी तरीके की इक्वेशन दी हो, अगर हम उसमें से x वालों को f ऑफ x, मतलब जो भी x वाला फंक्शन है उसको dx के साथ अलग कर सके, और y वेरिएबल वाले फंक्शंस को dy के साथ में अलग कर सकूं, तो फिर उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, मैं लिख सकता हूं ना f ऑफ y dy इक्वल्स टू f ऑफ x dx। तो ये किसी भी फॉर्म में दिए हो, अगर x वालों को अलग करके dx के साथ में लिख पा रहा हूं, और y वालों को अलग करके मैं dy के साथ लिख पा रहा हूं, तो ये कहलाता है सीधे शब्दों में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है भाई, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ x dx इक्वल्स g ऑफ y dy, वी से दैट वेरिएबल्स आर सेपरेबल। इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, एंड सच इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ऑब्वियस सी बात है कि दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो f ऑफ x का इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ d ऑफ x हो जाएगा, और dy ऑपरेटर के साथ f ऑफ y का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा बहुत आसानी से। द सॉल्यूशन इज गिवन बाय f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन और g ऑफ y dy का प्लस c। ठीक है, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहां पर एक और चीज जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर लिखा हुआ है, देयर इज नो नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, as they can be combined together to give just an arbitrary constant। तो ये बात अपने पहले भी डिस्कस कर ली हुई है कि कोई जरूरत नहीं है भाई कि दोनों साइड पे आप कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करो, एक ही साइड के कांस्टेंट से काम चल जाएगा, और बोलोगे भाई कि दोनों साइड के कांस्टेंट जो है वो क्या हो गए, कंबाइन होकर एक जगह का कांस्टेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें।
तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy। क्लियर है? तो यहां पर आपको इसको देखना है ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कैसे आ पाएगा। तो हम यहां पर बोलते हैं x प्लस वाई, पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, dy को अलग करना है, dx को अलग करना है, यहां पर 2xy भी लिखा हुआ है। कैसे कर सकते हैं यार? तो मैं सबसे पहले बोलता हूं यहां पर dy को और dx को अलग अलग करना है ना मुझे। तो मैं यहां पर dy के अपॉन में 2y को ले आता हूं, इक्वल्स टू मैं बोलता हूं ये dx वहां जाएगा, तो x अपॉन x प्लस 1 dx। क्या किया ये मैंने, समझ में आया आप लोगों को? यहां पर ये x प्लस 1 जो था इसको मैं यहां पर नीचे लेकर आ गया, y को इधर ले आया, dx को ऊपर लेकर चला गया, 2 को भी नीचे ले आया y के साथ, तो 2y डिनोमिनेटर में आ गया। इंटीग्रेशन का साइन हटाओ, अभी तो इंटीग्रेट थोड़ी कर रहे हैं। क्या किया मैंने, वापस से देखो, यहां पर इस x प्लस 1 को यहां पर भेजा तो डिनोमिनेटर में चला गया, वो x को यहीं रहने दिया, 2y को उठाकर इधर ले आया और dx को यहां भेज दिया। तो वहां पर क्या हो गया, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया और इधर पर आ गया dy अपॉन 2y। क्लियर है? अब मैं क्या बोलता हूं भाई, x के वेरिएबल्स अलग हो चुके हैं, y के वेरिएबल्स अलग हो चुके हैं, तो अब आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, कुछ नहीं बोलना, वो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड का आदत लग गई मुझे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सिर्फ इतना बोल दो आप। किसके रिस्पेक्ट में करना है वो तो लिखा हुआ है यहां पर, dy और dx है। वन अपॉन 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा यार, इस 2 को भी ऊपर ले चलूंगा, नहीं छोड़ो रहने दो, सॉरी, dy अपॉन y इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, x अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब बताओ भाई, dy अपॉन y, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है log y। तो यहां पर आप बोलोगे 1 अपॉन 2 log ऑफ y इक्वल्स टू x अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे यार, बहुत टफ सा लग रहा है क्या ये? नहीं लग रहा है, साला सा एकदम। हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने। क्यों? हमें क्या करना है, यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो 1 को ऊपर। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, वो टी पुट करके वाला भी कर सकते हो, बट आप जानते हो कि मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में टी पुट करना अवॉइड करता हूं यार। टी पुट करना ना थोड़ा सा इनिशियल स्टेज वाली चीजें मान सकते हो। अब जब हम अपन को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ऐसे, मतलब जब हमें आता है हम स्टार्ट ही करते हैं उसको लेना, तब हम टी वी पुट करके इसको करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी जब साफ साफ दिख रहा है कि क्या होने वाला है तो टी पुट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप क्या बोलोगे, मैं ऊपर, नीचे x प्लस 1 है, ऊपर x है, ठीक है, आप प्लस 1 भी करते हो और माइनस 1 भी करते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस 1 भी बोल दिया आपने। तो इससे क्या हो जाएगा, एक बार x प्लस 1 के साथ x प्लस 1 को अलग ले लो, एक बार माइनस 1 के साथ x प्लस 1 को अलग ले लो। यहां पर तो चल ही रहा है अपना हाफ ऑफ लॉग y। एक बार x प्लस 1 के साथ नीचे वाले x प्लस 1 को अलग लोगे आप, तो आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx माइनस, इस माइनस 1 के साथ x प्लस 1 को अलग लोगे आप, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 पूरा कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ dx बचा जिसका इंटीग्रेशन होता है x, तो वहां हो गया 1/2 log y इक्वल्स टू, यहां पर इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे यार ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 अपॉन एक्स का log x होता है, तो ये भी लीनियर फंक्शन है जहां पर x का कोफिशिएंट भी कितना है, 1 ही है, तो किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधे क्या लिख सकते हो, log ऑफ x प्लस 1, तो हो जाएगा log ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, हाफ log y इक्वल्स टू x माइनस log ऑफ x प्लस 1 प्लस c। क्लियर है? तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, सबसे पहले आपने देखा x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2xy था, तो आपने x वालों को अलग और y वालों को अलग करने की कोशिश करी, तो 2y को इधर लेकर आ गए, x प्लस 1 और dx को यहां पर लेकर आ गए, तो आपके पास दोनों साइड ऐसे ऐसे वेरिएबल्स आ गए भाई कि dy के साथ y आ रहा है और dx के साथ x आ रहा है, मतलब इंटीग्रेट करने लायक हो गई अब चीजें। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बोला आपने,
तो यहां पर आया हाफ dy बाय वाई का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू x अपॉन एक्स प्लस वन dx का इंटीग्रेशन। अब आपने क्या बोला, हाफ dy अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा x प्लस वन माइनस वन आपने किया, ठीक है। तो प्लस वन माइनस वन किया तो एक्स प्लस वन के साथ एक बार अलग लिया तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन किया तो उसका इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस वन, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व e की पावर x अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स डी वाई। तो यहां पर भी साफ साफ दिख रहा है भाई कि जंबल्ड है पूरा x और y वाले जो वो मिले हुए हैं एक दूसरे से, बट हमें क्या करना है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ये, अगर ऐसा बोल रहे हैं ये, ठीक है, नहीं भी बोल रहे होते तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल ही समझते हैं इसको, क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है x के साथ y वाला है और वहां पर dx लिखा हुआ है, यहां पर y और x और dy है, मतलब कि कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करके मुझे dy को y वालों के साथ अलग करना पड़ेगा और dx को x वालों के साथ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अपन, तो ये हो जाएगा e की पावर x अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम, तो यहां पर e की पावर x अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर लिखते हैं इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई लिखते हैं। अब और dx कहां गया भाई, dx यहां पर था, ठीक है। अब क्या करोगे, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई को एक साथ करना है डी वाई के साथ और x को यहां पर करना है dx के साथ। तो अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर को यहां पर भेज देता हूं और x को ऊपर ले आता हूं, तो ये हो गया e की पावर x इंटू एक्स और dx इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब दिख रहा है हमें ये कि आ चुका है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, मतलब कि वेरिएबल तो वैसे भी सेपरेट हो चुके हैं हमारे, तो किस अब क्या करना है हमें, तो हमें इंटीग्रेट करना है इसको, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। एक जगह वाई वाई वाले सारे टर्म्स है तो वो डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएंगे और यहां पर एक्स एक्स वाले तो डी एक्स उसको इंटीग्रेट कर देगा बहुत आसानी से। तो मैं क्या बोलता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, x इंटू ई की पावर x का क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो यहां पर ये करोगे आप x इंटू ई की पावर x dx, जहां पे फर्स्ट फंक्शन आप x को और सेकंड फंक्शन e की पावर x को मानोगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू ई की पावर x dx, मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और इस पूरे का भी इंटीग्रेशन। अब x इंटू ई की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e की पावर x ही होता है, तो यह जाएगा x e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो यहां पर e की पावर x dx बचेगा, जिसको आप बोलोगे x e की पावर x माइनस e की पावर x, बिकॉज e की पावर x का इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा, e की पावर x। तो आंसर आ रहा है आपका x e की पावर x माइनस e की पावर x, किसका, फर्स्ट वाले डिफरेंशिएशन का भी, x का, ठीक है। e की पावर x dx जो है यहां पर जो इंटीग्रेट किया अपन ने उसका आंसर आ रहा है। यहां पर हमने y वाले को इंटीग्रेट नहीं किया तो उसको भी करना पड़ेगा, तो आपके पास यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप टी पुट कर लो इसको, ठीक है, किसको, तो आप बोलते हो लेट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी। दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। यहां पर वेरिएबल कौन सा चल रहा है अपना, y चल रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा भाई 1 का डिफरेंशिएशन 0 और वाई स्क्वायर का हो गया माइनस 2y इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी वाई। तो dy की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन माइनस 2y। तो यहां पर जो dy है उसकी जगह आप dt अपॉन माइनस 2y रखोगे और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, वन माइनस वाई स्क्वायर की जगह t। तो क्या आ जाएगा भाई, इंटीग्रेशन आपको क्या आएगा यहां पर, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ
माइनस वाई अपॉन रूट टी इन टू, माइनस वाई तो लिखा ही हुआ है भाई, उसको टी भी पुट नहीं किया आपने, अंडर रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्वायर था, इसको टी पुट किया था, तो रूट टी हो गया। डी वाई की वैल्यू कितनी आई है, तो वह ये डी टी अपॉन माइनस टू वाई, तो वो भी रख देता हूं, डी टी अपॉन माइनस टू वाई, माइनस से माइनस, वाई से वाई कैंसल, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट टी, तो 1/रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो भाई 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस 1/2 डी टी, रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में तो टी की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस वन अपॉन माइनस 1/2 प्लस वन, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 प्लस वन अपॉन माइनस 1/2 प्लस वन, तो हो जाएगा 1/2 टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यह आया टी की पावर 1/2 यानी कि रूट टी, और टी किसको रखा था आपने, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर को, तो यह आएगा भाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है आपका, तो एक इंटीग्रल आपका आ रहा था कितना, x e की पावर x माइनस e की पावर x, और दूसरा इंटीग्रल आ रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, तो आपका टोटल आंसर कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे x e की पावर x e की पावर x माइनस e की पावर x इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि भाई आपका माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ रहा है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो ये अपना फाइनल आंसर है, फाइनल इक्वेशन ये है अपनी। तो कैसे किया इसको सॉल्व, तो e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई इक्वल टू 0 ऐसा बोला हुआ था, तो हमने बोला कि ठीक है इसको क्या करना पड़ेगा, तो x वालों को अलग और y वालों को अलग करना पड़ेगा, तो आपने e की पावर x और ये y अपॉन एक्स डी वाई जो उसको उधर पर भेज दिया, x को यहां लेकर आए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को वहां पर भेज दिया, e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स था इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर था, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया और आंसर आया आपका कितना, पहले तो एक देखो भाई यहां पर इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर आएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है यहां पर हमने, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन बनेगा ही नहीं, फर्स्ट फंक्शन कौन सा बन रहा है, एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। और ऐसे भी अब x e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो याद हो जाना चाहिए आपको, इतनी बार किया हुआ है आपने, ठीक है। तो x e की पावर x माइनस e की पावर x सिर्फ इतना ही आंसर होता है उसका, या e की पावर x कॉमन निकालो तो x माइनस 1, ठीक है। और अब माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई भी था राइट हैंड साइड पर, इसका इंटीग्रेशन करना था, तो आपने बोला लेट अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आपने बोला लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर बी इक्वल टू टी, आपने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो माइनस 2y की वैल्यू है डी टी बाई डी वाई, तो डी वाई की वैल्यू है डी टी अपॉन माइनस 2y, यहां पर dy की जगह dt अपॉन माइनस 2y पुट किया तो माइनस से माइनस और y से y कैंसिल, 1/2 को बाहर लिया, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को तो आपने t पुट किया था तो रूट t का इंटीग्रेशन कर दिया, फाइनल आंसर आया आपका अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड वाला आया था भाई x की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x, फाइनल आंसर आपने ऐसा लिख दिया। क्लियर है, अब क्या बोल रहा भाई, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 गिवन दैट व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, मतलब कि दिया हुआ है कि जब x 1 होता है तो y भी क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो भाई ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सबसे पहले इसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, dx के साथ x वालों को अलग लिख लेते हैं और dy के साथ y वालों को अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स dx इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वाई, ठीक है। ये प्लस का एक्स डी वाई जो उधर पर जाएगा तो माइनस का एक्स डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे भाई, हमें एक्स वालों को अलग और वाई वालों को अलग करना है, तो 1 प्लस लॉग एक्स और इस एक्स को यहां पर नीचे ले आओगे और 1 प्लस वाई स्क्वायर को वहां भेज दोगे, ठीक। तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर
dy, 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब मैं क्या बोलता हूं, दोनों साइड भाई एक्स एक्स वाले और वाई वाई वाले तो अलग अलग हो चुके हैं, तो अब मैं क्या बोलूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे आप तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला करते हैं फिर राइट हैंड साइड वाला करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला अपन सॉल्व करते हैं पहले, और प्रूव नहीं करना है, इक्वल दिए हुए हैं ना ये। ठीक है, तो सॉरी तो यहां पर बोलता हूं लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। 1 प्लस लॉग एक्स को मैं क्या बोलता हूं, टी बोलता हूं। अब मैं बोलता हूं दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखता हूं ऐसा। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वो होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी टी बाई डी एक्स। टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में थोड़ी कर रहे हैं, जो 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या बोलोगे आप, डी एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, डी टी। मतलब कि ये जो डी एक्स अपॉन एक्स है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर, इससे को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, तो डी टी से। और 1 प्लस लॉग एक्स को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, तो टी से। तो आपके पास इंटीग्रेशन के लिए बचा क्या, सिर्फ, तो सिर्फ और सिर्फ टी। तो आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ टी होता है टी स्क्वायर बाय 2, यानी कि टी कितना था अपना, 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 2। और हमारे पास राइट हैंड साइड पर है माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो भाई माइनस जो है उसको तो बाहर रहने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan इनवर्स एक्स। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स वाई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, या 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके फॉर्म में आते हैं, तो ये सब tan इनवर्स के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर tan इनवर्स y भी आ गया। तो आपके पास पूरा इंटीग्रल आ रहा है किस फॉर्म का, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू y में कितना आ रहा था, tan इनवर्स y, वो भी माइनस का, तो माइनस tan इनवर्स y। अब क्या दिया है, जब x 1 होता है तो y भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ये बोल रहा है वो। ठीक है, तो x अगर 1 होगा, 1 प्लस लॉग ऑफ 0 माइनस tan इनवर्स 1, x और y दोनों की वैल्यू पुट कर दिया आपने भाई, क्योंकि आपको क्या बोला है, क्योंकि x जब 0 है तो y भी 0 है। ठीक है, सॉरी, x जब 1 है तो y भी 1 है, 0 0 की तो बात ही नहीं है, x जब 1 है तो y भी 1 है। ठीक, अब यहां पर वैल्यूज पुट करी आपने, तो log 1 है ना, log 0 नहीं है, 0 क्यों कर दिया मैंने हर जगह। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये पता है हमको यहां पर। और हाँ, tan इनवर्स y प्लस c भी तो लोगे भाई, वैल्यू तो हम c की ही निकालेंगे ना बेसिकली। यहां पर हमें अगर इनिशियल कोई वैल्यूज दी हुई है तो हमारे काम ये होता है कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करें। ठीक है, मतलब c की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो आप यहां पर बोलोगे 1 प्लस log 1, log 1 कितना होता है, तो log 1 होता है 0, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, तो tan थीटा 1 किस पे आता है, तो पाई बाय 4 पर आता है, तो यहां पर आप लिखोगे पाई बाय 4। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है आपके सी का, यहां पर तो 1 प्लस log 1 0 हो गया, तो 1 अपॉन 2 बचा, और ये माइनस tan इनवर्स 1 इधर पर आएगा, तो प्लस का tan इनवर्स 1, मतलब कि प्लस का पाई बाय 4 हो जाएगा सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है,
2 और 4 कैल्सियम 2 आएगा, 2 प्लस पाई बाय 4 कितनी आ रही है, 2 प्लस पाई बाय 4। तो फाइनल आंसर जो है आपका वो क्या दिखेगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस tan इनवर्स y प्लस सी। स्क्वायर सिर्फ log x का है, प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, तो c की वैल्यू आ रही है 2 प्लस पाई बाय 4। क्लियर है। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में भाई, आपको बोला था 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 आपको इनिशियल वैल्यूज दी हुई थी, जबकि x 1 होगा तो y भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहां पर आपने क्या किया, सबसे पहले x वाले टर्म्स को और y वाले टर्म्स को अलग कर लिया। देन काफी इजी से इंटीग्रेशन थे, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो वहां पर tan इनवर्स y और यहां पर लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स में अपॉन एक्स में 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट किया तो 1 अपॉन एक्स हट गया, तो वहां पर डायरेक्टली t का इंटीग्रेशन किया। t का इंटीग्रेशन कहां किया था, वो रहा, तो वहां आया टी स्क्वायर बाय 2 जो कि होता है 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाय 2 और फिर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को डायरेक्टली tan इनवर्स y लिख दिया, लेकिन माइनस में था वो, तो माइनस में हमारा आंसर आ रहा है भाई। ठीक है, अब दोनों तरफ हमें ये पता हुआ है कि भाई जब y 1 है तब x भी 1 है, या x 1 है तो y भी 1 है, तो आप क्या करोगे, तो आपको c की वैल्यू निकालनी है। तो जब x 1 डाला तो y को भी 1 से इक्वेट किया और c की वैल्यू फाइनल आई 2 प्लस पाई बाय 4, तो आपने इक्वेशन क्या लिखी फाइनल, तो आपने इक्वेशन लिखी 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाय 2 प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई प्लस 2 बाय 4। क्लियर है, क्लियर करते हैं अपन इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो यहां भाई dy बाई डी एक्स के साथ है 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, सब एक साथ है भाई। इनमें कैसे अलग अलग करोगे भाई, अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो है ये, इनको अलग अलग करना पड़ेगा आपको। देखते हैं भाई हो पा रहा है कि नहीं यहां पे अलग अलग। तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस, अब यहां पर देखो ये y जो है वो कॉमन दिख रहा है ना, अगर यहां से मैं y को कॉमन निकाल लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स दोनों जगह कॉमन दिख रहा है तो 1 प्लस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां हो जाएगा dy बाई डी एक्स, यहां पर 1 प्लस एक्स दोनों जगह से कॉमन निकाला आपने, तो यहां पर अंदर अंदर क्या बचा 1 प्लस वाई। तो अब देखो भाई मल्टीप्लीकेशन में आ गए हैं एक्स और वाई वाले दोनों फंक्शंस, मतलब एक किस फॉर्म में आ गया है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में, तो एफ एक्स को डी एक्स के साथ अलग और एफ ऑफ वाई को डी वाई के साथ अलग। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स नहीं, एफ एक्स इंटू एफ वाई के फॉर्म में। अब क्या कर रहे हो आप, डी वाई के साथ 1 प्लस वाई को इधर ले आओगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब तो आ गया भाई एक्स एक्स वाले वेरिएबल एक साथ, वाई वाले वेरिएबल्स एक साथ, तो क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक, क्या बोलते हो आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहां पर इंटीग्रेट करोगे आप तो क्या आ जाएगा भाई, dy अपॉन 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब आप बोलोगे कि 1 प्लस वाई अगर डिनोमिनेटर में है तो भाई जैसे कि dy अपॉन वाई होता तो log y आंसर आ जाता, यहां पर भी लीनियर फंक्शन है और y का कोई कोफिशिएंट भी नहीं है तो log 1 प्लस वाई आंसर आ जाएगा। तो यहां बोलोगे log ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल्स टू यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, तो 1 का अलग करोगे एक्स का अलग करोगे, 1 का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन मतलब कि क्या हो जाएगा x प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भाई कितना, log ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, या 2 को यहां पर भेज दो, तो 2 log ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
C। अब इस C को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि पहले C1 बोल दिया मैंने, मान लो। इसके बाद आपने क्या किया, जब एलसीएम ले तो 2 वहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट आएगा उसको आपने C बोल दिया, 2 इंटू C1 को आपने C बोल दिया। कांस्टेंट ही तो है, कोई सा भी नाम दे सकते हो। यहां पर याद रखना, कई बार इस कांस्टेंट का करना आंसर थोड़ा सा अलग दिखने लगता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखोगे, अगर सॉल्यूशन कहीं पर आपको मिल रहा होगा उसका, तो वहां पर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किसी दूसरे कांस्टेंट को कुछ और कांस्टेंट मान लिया था। जैसे कि यहां पर इसको मैंने C1 बोल दिया, एलसीएम लिया तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई, तो 2C1 को मैंने फिर से C बोल दिया, इसलिए मेरा आंसर थोड़ा सा ऐसा दिखने लगा। वरना ये जो ऊपर वाला स्टेप है ना, ये भी सफिशिएंट है, यहां पर भी आप रुक सकते हो और बोल सकते हो बिल्कुल ये आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपको बोला था dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो आपने बोला कि भाई अलग अलग करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर y कॉमन दिख रहा है तो मैं y कॉमन ले लेता हूं, तो y कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स आया, दोनों जगह से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस वाई अंदर बचा। 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई कैसे थे, मल्टीप्लीकेशन में, तो dx के साथ 1 प्लस एक्स को लिया और 1 प्लस वाई को dy के साथ लिया, दोनों जगह इंटीग्रेट किया, तो 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन आया log 1 प्लस वाई, और 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आया x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। एलसीएम लिया, 2 यहां पर भेज दिया, बस आंसर आ गया मेरा कितना, 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 2 log 1 प्लस वाई का मॉड। क्लियर है, खत्म करें क्वेश्चन को। ओके, तो भाई अभी इस वाले जो वीडियो में आप लोगों ने कितने टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो आपने देख लिया है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टाइप के क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कि एक बार हमें एफ ऑफ वाई के टर्म्स में इंटीग्रेट करना था, एक बार एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट करना था। देन हमने क्या देख लिया है, हमने देख लिया है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के भी क्वेश्चंस। तो यहां पर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के कुछ और क्वेश्चंस भी बाकी हैं, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे जो कि बहुत आसान होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वही सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के कुछ और प्रॉब्लम्स थोड़े और अच्छे लेवल के, एंड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी। तो भाई इस सीरीज को पूरे के पूरा इसी तरीके से फॉलो करते रहिए। एक भी क्वेश्चन, वीडियो के तो बात ही छोड़ दो आप, एक भी क्वेश्चन स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर कवर कर रहे हैं, जिनके आपके एग्जाम्स में आने के, या जिन टाइप के क्वेश्चंस के आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत करो, पहले मैम के वीडियोस देखो, वहां पर वो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स करवा रही हैं, क्वेश्चंस करवा रही हैं। देन यहां पर आइए और आर डी शर्मा के वीडियोस देखिए, मेरे मतलब कि वीडियोस मेरे हैं, बुक आर डी शर्मा है, ठीक है, मैं आर डी शर्मा नहीं हूं, ये पता है आपको। और यहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी, जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पे मैं कॉन्सेप्ट्स भी बताता हूं। कोई अलग अगर थ्योरम यूज करते हैं, कोई अलग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो वो भी अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। तो कुछ भी चीज छोड़ो मत भाई। अगर वीडियो ढूंढने में थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो magnetbrains.com पर जाओ, जैसे ही जाओगे सारी क्लासेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो भाई आप क्लास 12th में हो, क्लास 12 पे क्लिक करो, जैसे ही क्लास 12 पे क्लिक करोगे तो वहां पे सारे वीडियोस आपको दिखेंगे, मतलब जितने भी क्लास 12 के कोर्सेज सब अवेलेबल हैं। और आपको मालूम है कि सारे के सारे जो कोर्सेज हैं भाई ये कैसे हैं, तो ये फ्री हैं, क्योंकि यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स में दूसरे चैनल्स के समान नहीं होता है कि भाई एक लेक्चर हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं और बाकियों के लिए आपसे पैसे लेंगे। हमारे लिए आपकी एजुकेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वॉच नाउ पे क्लिक करो, आर डी शर्मा पे। तो जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोज हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको मिल जाएंगे। जो सभी वीडियो आपको से छूट गया है या रिवीजन करना है और मिल नहीं रहा है, तो वहां पर वो सारे वीडियोस हैं, आप देखो, पढ़ो, समझ जाओ, टाइटल और डिस्क्रिप्शन सब समझ में आ जाएगा। वहां पर क्लिक करोगे, वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा, आराम से देखो उसको, सारी चीजें समझते हुए चलो। तो अगर अच्छी लग रही सीरीज तो लाइक कर दो इसको, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।